हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ITR 3 31 जुलाई से आ गई है। एक्सेल मोड में अभी अवेलेबल है। ये मे भी कुछ दिन बाद आपको जावा मोड में भी अवेलेबल हो जाए। और इसमें करीब 15 चेंजेज हुए हैं। लास्ट ईयर जो जैसा ITR 3 था और अब का जो ITR 3 है उस दोनों में 15 चेंजेज हैं। और इसमें शेड्यूल्स भी नए आए हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं और कौन कौन से नए शेड्यूल्स आए हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है ITR 3 एक्सेल वर्जन में। और ये होम पेज जहाँ पे आपको सारे के सारे शेड्यूल्स होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन भी होता है कि कौन सा शेड्यूल आपको ओपन करना है कौन सा नहीं। अगर आपके लिए जो शेड्यूल मैंडेटरी है, जो लगता है कि काम का नहीं है, उसको आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपका नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आप का ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह यहाँ पे आता है। और यहाँ पे ये भी आता है कि आप कौन से सेक्शन में फाइलिंग कर रहे हैं। 139(1) अभी तो बिफोर ड्यू डेट है सारा का सारा, तो 139(1) में होगा। आपके रेसिडेंशियल स्टेटस, आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, तो ये यहाँ पे आपको फिल करना होता है। उसके बाद जो नीचे आए तो इसमें ये चेंजेज जो हर ITR में आए हैं कि अगर आपके ऊपर 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) अप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है, या 2 लाख से ज़्यादा आपने ट्रेवल पे एक्सपेंस किया है, या 1 लाख से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 1920 में पे किया है, तो आपके ऊपर 7 शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाता है। और ये बिल्कुल ये नया जो कॉलम है ये नया है और इसको आप फिल कीजिए एज पर जो आपका इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका ये आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप कहीं पे डायरेक्टर हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, या किसी फर्म में पार्टनर हैं तो ये मेंशन यहाँ पे कीजिए। ये सब सिमिलर ही है जैसा पहले था। जो चेंजेज आए हैं वो यहाँ पे हैं। ऑडिट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के पास ऑडिट इंफॉर्मेशन की बात जो आती है, क्योंकि जो इस बार की लिमिट थी ऑडिट की वो तो 1 करोड़ ही है, लेकिन विथ कंडीशन 5 करोड़ तक आपकी ऑडिट की लिमिट 44 AB में हो सकती है। वो लिमिट यहाँ पे आपको ये जो A1 A2 A21 यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको उसी लिमिट की जानकारी देनी है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपका लिमिट 5 करोड़ है तो यहाँ पे जानकारी दीजिए। क्योंकि 5 करोड़ के ऑडिट लिमिट को के साथ जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपके रिसिप्ट जो है वो कैश में 5% से ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी कि टोटल रिसिप्ट जितने हैं वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होने चाहिए। और आपने जो भी उसको एक्सपेंस किए हैं, आपने पैसे जहाँ जहाँ भी खर्चे किए हैं, एक्सपेंडिचर हो या एक्सपेंस हो, जो भी कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, वो कुल मिला के आपका एक्सपेंस जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल एक्सपेंस का कैश में। तो अगर आप ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं, यानी कि रिसिप्ट या पेमेंट, अगर आपने 5% से ज़्यादा कैश में नहीं किया है तो आपका लिमिट जो है ऑडिट का वो 5 करोड़ तक हो जाएगा, यानी कि आपको 5 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि अगर 5 करोड़ तक जरूरत नहीं करानी पड़ेगी तो क्या प्रिजम्पटिव बेसिस भी नहीं लगेगा? तो प्रिजम्पटिव बेसिस आपके ऊपर लगेगा, और अगर प्रिजम्पटिव से नीचे जाएंगे तो ऑडिट तो कराना पड़ेगा फिर भी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वेदर एसएससी डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, यानी कि ट्रांसपोर्टर जो प्रिजम्पटिव बेसिस में आते हैं, 44B और BB और 44BBA और BBB, ये सारे के सारे जो सेक्शन है वो नॉन रेसिडेंट पे अप्लाई होते हैं, जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना टैक्स फाइल करते हैं, जैसे शिपिंग के बिजनेस में जो है या कोई सिविल कंस्ट्रक्शन में है।
तो इस तरह के जो बिजनेस हैं जो नॉन रेसिडेंट कर रहे हैं उनको प्रिजेम्पटिव बेसिस पे टैक्स देना होता है। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदर एसएससी डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर दिस सेक्शन, अगर इसी सेक्शन में आप कर रहे हैं तो आपका फिर प्रिजेम्पटिव बेसिस में टैक्सेशन हो जाएगा। 44AD 44ADA आपको 44AD जहाँ 6% या 8% होते हैं, या 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए 50% जहाँ पे आपको प्रिजेम्पटिव बेसिस पे टैक्स देना होता है। तो यहाँ यस और नो करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर नो है तो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर रिसीव्ड बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ बट डजंट एक्सीड 5 करोड़, मतलब आपका बिजनेस 1 करोड़ से एक्सीड आपका जो रिसिप्ट है वो 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है और 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। अगर आप प्रिजेम्पटिव में नहीं जा रहे हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन दें कि 5 करोड़ 1 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ से कम है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके ये जो है रिसीविंग वो 5 करोड़ 5% में कैश में तो उससे ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे आपको यस और नो करना है। उसके बाद नीचे जो है वो एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जा रहा है। पेमेंट टोटल पेमेंट जो आपका है वो 5% से ज़्यादा कैश में तो नहीं है। अगर आप ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपके फिर 5 करोड़ तक लिमिट हो जाएगी। अगर नहीं कर रहे हैं और प्रिजेम्पटिव में भी नहीं जा रहे हैं तो 1 करोड़ से ऊपर जैसे ही टर्नओवर जाएगा आपका ये 44A भी मैंडेटरी हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे डिटेल जो है चार्टर अकाउंटेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट्स की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे एक एडिशनल है क्योंकि लिमिट्स चेक करनी है कि 5 करोड़ तक आपकी है या नहीं है, तो ये लिमिट्स चेक करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी उसके बाद जो भी ये सेक्शन है ये सारा का सारा सिमिलर है जैसा पीछे था। सेकंड शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हम नेचर ऑफ बिजनेस भरते हैं तो ये भी सेम ही है। थर्ड शेड्यूल आपका बैलेंस शीट का शेड्यूल, इसमें आपको बैलेंस शीट फाइल करना होता है, ये भी सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ उसको डिटेल देनी होती है, ये भी सिमिलर ही है। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी सेम ही है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल आपने क्या क्या सेल्स किए हैं गुड्स और क्या क्या परचेज किए हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल आपकी। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको जो भी एक्सपेंसेस भरने हैं वो सारा का सारा यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा। ये इस सब में कोई चेंजेस नहीं है। पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में जैसे जहाँ पे आप लोग मर्केंटाइल सिस्टम वगैरह यहाँ पे भरते हैं, कोई चेंज है अकाउंटिंग मेथड में तो ये सब सारा भरते हैं। यहाँ पे आके जब सबसे लास्ट में इसके जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन तो सेम ही है, बट जब सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 17 नंबर पे, वेदर एसएससी एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 92C इफ यस फिल शेड्यूल TPSA। तो ये जो कॉलम है ये नया है और ये ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में एप्लीकेबल होगा। अगर है ऐसा कुछ तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद ये नया शेड्यूल TPSA भी ऐड किया गया है और नया शेड्यूल है TPSA जिसको यहाँ पे ऐड किया गया है। ये है TPSA शेड्यूल, जहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट जो ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस होते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है इस रिगार्डिंग ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग और यहाँ पे फिल करने के लिए है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम लोग थे अदर इंफॉर्मेशन में और अदर इंफॉर्मेशन में ये एक जो 17 नंबर पॉइंट है यहाँ पे ये एक चेंजिंग आई है। उसके बाद क्वांटिटेटिव डिटेल सेम ही है। शेड्यूल एस सैलरी, अगर जो लोग सैलरीड भी हैं साथ में बिजनेस कर रहे हैं साथ में सैलरी भी हैं उनके लिए ये कॉलम। अब आ गया आपका हाउस प्रॉपर्टी कॉलम, और हाउस प्रॉपर्टी का जो ये शेड्यूल है वो बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक छोटी सी चेंजेज आई है कि टेनेंट का आपको आधार नंबर या पैन नंबर दोनों में से एक मेंशन करना है। अगर पैन नंबर किसी टेनेंट का नहीं है तो उसका आप आधार नंबर मेंशन कर सकते हैं और आधार नंबर मेंशन करके आप यहाँ अपना आगे का काम कर सकते हैं। आधार नंबर हर जगह
हो गया है, या तो आप पैन फिल कीजिए या आधार नंबर फिल कीजिए। तो ये एक चेंजेज आई है यहाँ पे भी। उसके बाद जो चेंजेज है वो है आपका प्लांट एंड मशीनरी। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के केस में ये 45% का रेट जो ब्लॉक है वो ऐड किया गया है। और ये किन के लिए था? ये एक नोटिफिकेशन आई थी लास्ट ईयर में कि जो 23 अगस्त से 23 अगस्त 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक जो लोग भी मोटर व्हीकल, जो लोग हायरिंग पे देते हैं, टैक्सी वगैरह में देते हैं या बस वगैरह जो हायरिंग पे दे रहे हैं, अगर उस तरह का कोई भी आपका कार है या कोई बस है तो उसको 45% का डिडक्शन दिया गया था और उसकी परचेजिंग आपकी 23 अगस्त से लेकर के 31 मार्च 2020 तक हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा कोई आपके पास एसेट्स है, प्लांट मशीनरी है, तो आपका ये 45% का रेट आ जाएगा। तो ये एक नया ब्लॉक इसमें ऐड किया गया है और ये इसी साल के लिए है अभी तक। तो ये आपका समरी ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, और यहाँ पे भी वो 45% वाला कॉलम ऐड हो गया है, ब्लॉक एंटाइटल्ड फॉर डिप्रिसिएशन अंडर एट द रेट 45%। इसका टोटल भी आ जाएगा डीम्ड कैपिटल गेन के केस में, यहाँ पे भी ब्लॉक आ गया है 45% का। तो ये एक चेंजेस थे डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। बाकी आप 35 1 2 वाला ये जो सारा है ये सब सेम ही है। कैपिटल गेन में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक शेड्यूल ऐड हुआ है 112A फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 11A। तो यहाँ उसका आपको डिटेल देना है। उसमें आपको ये ISIN कोड, नेम ऑफ शेयर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर, ये सब सारा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शेड्यूल 112A, अगर आपने कोई सेल परचेज किया है इक्विटी शेयर का जिस पे एसटीटी पेड है और वो 112A में आ रहा है, तो प्लीज उसकी ये सारी डिटेल्स, ISIN कोड, नेम ऑफ शेयर यूनिट्स, नंबर ऑफ शेयर, ये डिटेल्स आप पहले से तैयार रखें अगर ITR 3 फाइल करने जा रहे हैं तो। उसके बाद एक नया शेड्यूल एक और है, शेड्यूल 115AD। शेड्यूल 115AD13 प्रोविजो, यहाँ पे है किसके लिए? नॉन रेसिडेंट। इससे पहले जो हमने देखा था शेड्यूल 112A में, ये रेसिडेंट के लिए था, और 115AD ये नॉन रेसिडेंट के लिए है। फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी पेड अंडर सेक्शन 112A। तो यहाँ पे भी अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसको ये डिटेल्स देनी पड़ेगी शेयर के सेल परचेज के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं अब इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक छोटा सा यहाँ पे ऐड किया गया है। डिविडेंड पहले ग्रॉस लिखा रहता था, बस इतना ही। बस यहाँ पे एक ऐड किया कि नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 एंड अंडर सेक्शन 1035। तो ये देख लेना है आपको। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, करेंट ईयर लॉसेस, यहाँ पे चेंजेस नहीं है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का जो कॉलम है उसमें चेंजेज आए हैं, और वहाँ पे क्या चेंजेज है? तो यहाँ पे आपको ये PTI करके ये चीज़ें दिख रही है। पहले सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी रहता था और ये एक कॉलम रहता था, शॉर्ट टर्म में ये भी एक कॉलम रहता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में ये भी एक कॉलम रहता था। अब यहाँ पे आ गया है कि नॉर्मल, PTI एंड टोटल। अब PTI का एक अलग से शेड्यूल आपके पास है जहाँ पे आपको ये डिटेल्स भरनी है। ये PTI क्या है ये शेड्यूल से ही देख लेते हैं हम लोग। PTI पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115 UA एंड UB। अगर कोई भी इनकम बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड से आ रही है तो उसकी यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको देनी है। हाउस प्रॉपर्टी में कितनी है, कैपिटल गेन में कितनी है, अदर सोर्स में कितनी है। और यहाँ से अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई
कुछ यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आपको ये लॉसेस का डिटेल अलग से यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड लॉस में शो करनी है। चाहे लॉन्ग टर्म हो कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे आपको अलग से शो करनी है इसके लॉसेस। उसके बाद अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन सेम ही है। ICDS पिछले 2 साल से आ रहा है, यहाँ पे सेम ही है। 10AA सेज के लिए होता है, 80G आपका डोनेशन के लिए, 80D में डिटेलिंग यहाँ पे, और ये रिसर्च एसोसिएशन के लिए 80 सेक्शन 80I वगैरह 80IB। चैप्टर 6A में जो इन्वेस्टमेंट ये है 80C वगैरह की, तो यहाँ पे वो जो एक इन्वेस्टमेंट का आया है अलग से कि आपने अगर अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 31 जो 2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट किया है, और तो उसका भी डिडक्शन आपको 1920 में मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना होता है। अगर आपने किया है कोई भी इन्वेस्टमेंट तो आपको यहाँ यस करना पड़ता है, अगर नहीं किया है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक एडिशन चीज़ है, यहाँ पे आप यस करेंगे। और उसके बाद शेड्यूल DI, ये है शेड्यूल DI, जहाँ पे आपको ये फिल करना होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 1920 में कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आपको देनी पड़ती है। और दूसरा जो था ये डिटेल था, और दूसरी जो डिटेल थी वो सेज के लिए जो लिमिट बढ़ा दी गई थी 30 सितंबर 2020 तक, जो क्लेम करना है उनको फर्स्ट ईयर का। और उसके बाद ये 54, 54B, 50 कैपिटल गेन की जो री इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आपको डिडक्शंस मिलता है यहाँ पे, उसकी डेट्स को बढ़ा के 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है कि नया, जैसे आपने कोई घर सेल किया और उससे आपको कैपिटल गेन हुआ और नया घर आपको परचेज करना है, तो अगर आपका डेट 31 मार्च को एक्सपायर कर रहा था तो उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 तक कर दी गई है कि री इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम आपका मिल जाए। तो ये चेंजेस थे। और इसके बाद ये AMT जो कैलकुलेशन है, AMT की क्रेडिट, ये सब सारे सेम ही हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल में एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे अब एग्रीकल्चर 4 नंबर जो पॉइंट है 3 का 4 नंबर पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम पोर्शन रिलेटिंग टू रूल 7A 7A 7B एंड 8, मतलब टी वाले बिजनेस में, जो टी कॉफ़ी वाले बिजनेस में, रबर वाले बिजनेस में है, अगर उन लोगों को जैसे उनका पोर्शन आता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम का जो पोर्शन होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। एग्जेम्प्टेड इनकम के अंडर में ये चेंजेज हुए हैं। PTI का जो शेड्यूल है ये नया शेड्यूल है जो जैसा मैंने बताया, और TPSA का ये नया शेड्यूल है जो जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है उनके लिए। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ ये पहले जैसे ही हैं। और समरी ऑफ टैक्स रिलीफ और टाइप टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया। शेड्यूल 5A अपॉर्चमेंट रिसीव्ड बिटवीन स्पाउसेस गवर्न बाय पोर्तुगीसी सिविल कोड जो होता है इसके अंडर में कोई है तो यहाँ पे, और यहाँ पे एसेस लाइबिलिटी की डिटेल, अगर 50 लाख से टोटल इनकम एक्सीड कर रही है तो आपको शेड्यूल AL में एसेस लाइबिलिटी के शेड्यूल में आपको डिटेल्स देनी होती है, सेम ही है। शेड्यूल DI ये नया है, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट जो इन लोगों ने किया है अप्रैल के बाद से उनके लिए ये शेड्यूल था। शेड्यूल GST में आपको इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर से आ रही है, लास्ट 2 ईयर से ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पार्ट B TTI आपका टोटल इनकम का कंपुटेशन ITR 3 में आ जाता है, और ये बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें एक बैंक जब हम लोग भरते हैं बैंक अकाउंट नंबर, वहाँ पे एक
छोटा सा एडिशन हुआ है कि नॉन रेसिडेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे अलग से अब डाल दिया है स्विफ्ट कोड, नेम ऑफ बैंक, कंट्री ऑफ लोकेशन। अगर किसी नॉन रेसिडेंट की कोई भी बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं है तो वो आउटसाइड इंडिया का भी कोई अकाउंट भर सकते हैं यहाँ पे, अगर उनको अपना रिफंड क्लेम करना है तो ये एक चेंजेज हैं। उसके बाद आपका इनकम टैक्स का डिटेल, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइल किया है। उसके बाद टीडीएस की डिटेल, प्लीज वेरीफाई 10 डिटेल्स एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन योर फॉर्म 16 एंड 26 एस। ये आपको ये अलर्ट आ रहा है, तो ये इसको आप चेक कर लीजिए 26 ईयर्स के। उसका लास्ट में वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन करके आप फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो ITR 3 में किए गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल 14 चेंजेज हैं और नए शेड्यूल्स भी हैं 4, जैसे PTI, TPSA और सेक्शन 112A और सेक्शन 115 DA वाला जो वो है वो एक ऐड हुआ है इसमें। तो आप लोग ध्यान से ITR 3 फाइल कीजिए विथ चेंजेज जो हुए हैं उसके साथ। और भी कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको टैक्स के अपडेट्स देता रहूँगा, और कोई भी क्वेरी हो टैक्सेशन से रिलेटेड तो आप मेरे इस 2 नंबरों में से किसी पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।